हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की बात करने वाले हैं। तो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में मैं इंटरव्यू देने गया था, जो कि द्वारका सेक्टर 18 में पड़ता है। वहां पे जाके अगर आपको भी इंटरव्यू देनी है तो बहुत अच्छा मौका है। 325 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है बेड्स का, क्योंकि 200 से ऊपर का बेड अगर आपको मिल जाता है, कोई भी हॉस्पिटल जिसमें 200 से ऊपर बेड है उसमें आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो हॉस्पिटल है ये 325 बेड का है, तो बेस्ट है अगर किसी भी स्टाफ नर्स को यहाँ पे ज्वाइन करना हो, चाहे एज ए फ्रेशर चाहे एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ। तो अच्छी सैलरी देगा। अगर सैलरी की बात करी जाए तो 25,000 के आसपास सैलरी मिलती है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ इसमें क्या क्या मुझे पूछे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने जीएनएम करी है या आपने बीएससी करी है तो ही आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने एएनएम करी है तो आप यहाँ पे मत जाना, क्योंकि एएनएम वाले को ये नहीं लेते हैं। बाकी काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये, तो अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर की अगर बात करी जाए तो 60 क्वेश्चन का इनका टोटल क्वेश्चन पेपर आता है। उसमें अलग अलग होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही जनरल नॉलेज के या फिर नर्सिंग की नॉलेज के या फिर डॉक्यूमेंटेशन के या फिर एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस के, ऐसे करके ना अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। 10-10 करके क्वेश्चन आते हैं। और इन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल पे एक सेक्शन है जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन है। ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन पे एक है, ऐसे ही एडमिशन डिस्चार्ज क्राइटेरिया के ऊपर है, और ऐसे ही आपकी जो जनरल भी मतलब आईसीयू के अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को मिला के 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है विद इन टाइम। तो इसके अंदर से कम आपके 45 से ऊपर अगर ठीक होते हैं, 40 से ऊपर ठीक होते हैं, तो ही आप आगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। तो 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर सुन के आप डर मत जाना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होते। खैर, लेकिन अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है तो ठीक ठाक आप पास कर लोगे। बाकी फिर भी अगर आपको पास ना हो तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। कोर्स के दौरान मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी रेडी करूंगा, प्लस इनके क्वेश्चन पेपर तो मैं दूंगा ही। इसके साथ और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे मैक्स फोर्टिस, सबके क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो। दूसरी चीज़ है, कोर्स के दौरान मैं रेफरेंस भी देके भेजूंगा यहाँ पे। और अभी एक्सपीरियंस की अगर बात करें, जैसे मैं गया था तो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया था। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस की बात करी है, नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। जैसे पोस्ट सर्जिकल कोई पेशेंट होता है जिसका टीकेआर या टीएचआर हुआ है, तो उन पेशेंट में पोस्ट ऑफ केयर क्या होती है, तो वो आपको बतानी है, जो कि मुझे उन्होंने पूछा। उसके बाद हाइपर कैलीमिया की मैनेजमेंट पूछा। हाइपर कैलीमिया ना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। तो हाइपर कैलीमिया की वजह से बहुत सारे पेशेंट मैंने देखा है कि सिक हो जाते हैं, अरिथमियाज आने लग जाता है या फिर ब्रेडिकार्डिया होने लग जाता है। ज़्यादातर ब्रेडी होता है जब आपको किसी भी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया होता है, और कम हो तो अरिथमियाज कॉज होता है, चाहे वीटी हो जाए जो भी, है ना। तो अरिथमियाज जो है हाइपोकैलीमिया की वजह से मोस्टली होते हैं, और जो हाइपर है वो ज़्यादातर ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। तो इसलिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप जरूर रेडी होके जाना, ठीक है। उसके बाद 12 लीड ईसीजी की प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था। V1, V2, V3, V4, V6, ये 6 लीड्स जो है इसकी लोकेशन जरूर पूछते हैं, तो वो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए आप ऐसे बता दो कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कल परसों ही एक स्टूडेंट के साथ मॉक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा ईसीजी लीड प्लेसमेंट, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे करनी आती है, मुझे पता है कि यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो ऐसा वाला जो आंसर है वो इनफ नहीं है। ईसीजी आपको करनी आती हो लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरीके से आप करो, इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करो कि आगे वाले बंदे को पता चल जाए, क्योंकि वो आपसे करवा के कुछ नहीं देखेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि आपको आती है जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। V1, V2, V3, V4, V5, V6 की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता तो अच्छे से पढ़ के जाना। मैंने ऑलरेडी ईसीजी के ऊपर वीडियोस भी बना रखी है, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख भी सकते हो। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जैसे उन्होंने मुझे जस्ट पूछा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में मेंशन करे, बट स्टिल मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे पूछा, और इसके बिना और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उस दौरान कोई रिएक्शन होती तो क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले आप क्या क्या करते हो। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब चल रहा है तो आपको कितनी ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से स्टार्ट करना होता है, और आपकी जो मतलब वाइटल मॉनिटरिंग होती है वो कैसे होती है ना, इसके बारे में। तो ज्यादातर मैंने देखा रिएक्शन के ऊपर ही पूछते हैं कि रिएक्शन के टाइम पे क्या करना है, आपका क्या एक्शन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद क्रैश कार्ड के बारे में उन्होंने पूछा था। तो क्रैश कार्ड के ऊपर जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्रैश कार्ड क्या होता है, इसको क्रैश कार्ड क्यों बोलते हैं, है ना।
और इसके अंदर क्या क्या सामान आप रखते हो, और हर सामान के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3-4 जो ड्रॉवर बने होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, ऊपर वाली शेल्फ पे क्या रखते हो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ऐसे करके। तो जितने भी ड्रॉवर है सबके अंदर क्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कितने टाइम के बाद आप क्रैश कार्ड चेक करते हो वो भी आपको बताना है। कितने टाइम में आप सारी चीज़ें रिप्लेस कर देते हो। जैसे एपिटॉम हॉस्पिटल में जब मैं गया था तब उन्होंने मुझे पूछा था कि जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपका क्रैश कार्ड किसी पेशेंट के ऊपर यूज हो गया है, उसके बाद आप कितने टाइम के अंदर वो सारी चीज़ें जो भी आपने यूज करी है वो रिप्लेस करते हो। तो हमेशा उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें विद इन शिफ्ट आप नहीं बोलना है, आपको एज सुन एज पॉसिबल ही बोलना है। चाहे आपका पेशेंट क्रैश हो गया उसके बाद सेटल डाउन होता है तो सबसे पहले आपको क्रैश कार्ड को ही फिल करना है जो भी चीज़ें आपने लिया ना, क्योंकि दूसरे पेशेंट को कब अरेस्ट हो जाना है कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसलिए क्रैश कार्ड एज सुन एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी कर सकते हो इसको रेडी करना है, ठीक है। उसके बाद शीथ आउट के बारे में मुझे पूछा था, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मुझे सीसीयू का एक्सपीरियंस है। तो शीथ आउट प्रोसीजर के बारे में उन्होंने मुझे पूछा, तो आपको भी ये चीज़ पढ़नी है। शीथ आउट क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, और क्या क्या केयर करनी होती है अगर पेशेंट को शीत लगी हुई है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी दोनों कंडीशन में पेशेंट को शीत लग सकती है, या फिर कार्डियक का कोई और प्रोसीजर हो, या फिर गैस्ट्रो का, न्यूरो का कोई प्रोसीजर होगा ना। ये सब प्रोसीजर में ज़्यादातर जो कैथ लैब में प्रोसीजर होते हैं इन सब में पेशेंट को शीत डाली जाती है फेमोरल आर्टरी के थ्रू, या रेडियल, या फिर कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। तो किसी भी आर्टरी के थ्रू अगर किसी भी पेशेंट को शीत लगी हुई तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर हेमाटोमा के ऊपर पूछते हैं कि हेमाटोमा क्या होता है, अगर बन जाए तो क्या करते हो, कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हो, है ना, और अगर हो जाता है तो और क्या क्या हॉस्पिटल वाइज पॉलिसीज होती हैं जो आप फॉलो करते हो। जैसे हमेशा इंसिडेंट एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंट फॉर्म होता है, फॉल का अगर पेशेंट फॉल हो जाता है तो इंसिडेंट फॉर्म होता है। इसी तरीके से इसका भी एक इंसिडेंट होता है जो कि आपको रेज करना होता है। इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसका आपको पता है आगे जो भी आरसीए करते हैं, कापा करते हैं। आरसीए का मतलब रूट कॉज एनालिसिस, जिसके साथ वो देखते हैं कि रीज़न क्या है होने का, है ना। जरूरी नहीं है कि आपकी मतलब नेग्लिजेंसी की वजह से ही हो गया, हो सकता है पेशेंट ही ऐसा हो सकता है पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, पेशेंट बार बार उठ रहा है, बार बार पैर हिला रहा है, या आपने पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस, मतलब उसके रूट का पता करना है कि किस रीज़न से हुआ है। तो ये हम क्यों करते हैं, कापा क्या होता है, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर ये चीज़ हो गई है, हमें रूट कॉज पता चल गया है कि किस वजह से हुआ, अब उसको हम कैसे आगे से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जितने भी इंसिडेंट रेज होते हैं उनका रीज़न यही होता है कि एक बार अगर हो गया है वो आगे बार बार ना हो। इसमें हम नो शेम नो ब्लेम की पॉलिसी फॉलो करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टाफ ने बता दिया आप उसी को पेलते रहोगे, तुमने ये बताया, तुम ये साइन करो, तुमने ये कैसे कर दिया, इस पे ऊपर एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो। ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर ये चीज़ हो तो फिर क्यों बताओगे। अगर मान लो मेरे से गलती हुई है, मुझे पता है कि आप मुझे ये सारी चीज़ें बोलेंगे, तो मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो छुपाऊंगा उसको, है ना। बट इसको हमें बताना, छुपाना नहीं है, बताना होता है ताकि आगे से ये चीज़ मिस हैपनिंग ना हो उस चीज़ के लिए, है ना। और उसके बाद सीकेडी पेशेंट के अंदर एचपी जो बार बार कम होता है, तो इसका क्या रीज़न है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो मेडिकल आईसीयू का अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था मुझे उन्होंने सीकेडी का ही पूछा था, सीकेडी के बारे में, है ना, और डायलिसिस के बारे में। बट ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता बढ़ता मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी में फिर उसने पूछ लिया एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देते हैं, वो क्यों देते हैं, है ना। तो आपको पता है सीकेडी पेशेंट में क्योंकि किडनीज खराब है तो बॉडी में जो नेचुरली एरिथ्रोपोइटिन बनता है, जो कि हमें हमारे बोन मैरो को बताता है कि बॉडी में आरबीसीज की कमी हो रही है और ज्यादा आरबीसीज बनाओ। किडनी वो खराब है तो वो किडनी काम नहीं करती, इसलिए हम जो है बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, जिससे एक सिग्नल मिलता है हमारे बोन मैरो को कि और ज़्यादा आरबीसीज और ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाना है, जिसके साथ वो अपना काम करते हैं ना। तो वो कंटिन्यू हमें देना पड़ता है हर डायलिसिस के बाद, ताकि जो पेशेंट का एचपी मेंटेन रहे। अगर वो नहीं देंगे तो एचपी बार बार गिरता रहेगा, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, और कितनी बार करते रहोगे, है ना। तो इसलिए हमेशा एरिथ्रोपोइटिन हम कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद डायरिया वॉमिटिंग की मैनेजमेंट आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, उस चीज़ का पता होना चाहिए। पॉइजनिंग पेशेंट कोई आपके पास आता है, क्या उसकी क्या मतलब केयर जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो। स्नेक बाइट वाला पेशेंट आता है तो क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं वो। तो अभी ये जितने भी सारे क्वेश्चन है मैंने आपको बताए, तो आप सोच रहे होगे कि यार क्वेश्चन बता रहे हो लेकिन आंसर नहीं बता रहे हो, बट ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मेरे कोर्स में है ही।
तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीज़ों के लिए तो मैं आपको रेडी करूंगा। इसके बिना और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे अभी वैकेंसीज चल रही है। अगर आपको भी जाना है, आपको भी रेडी होकर जाना है और आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके साथ विद इन 6 डेज में आपको रेडी करके हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। उसमें मैं खुद भी मॉक इंटरव्यू करूंगा। कोर्स का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 3999 है और एक का 2500। तो अगर दोनों में से आपको कोई भी करना है, अगर आप पैसे लगा सकते हो तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। उसके दौरान मैं आपको अपने हिसाब से रेडी करूंगा। उसके बाद आप दिल्ली के, गुड़गांव के, नोएडा के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंटरव्यू क्लियर ना कर पाओ। आउट ऑफ स्टेट भी चले जाते हो, मुंबई वाली साइड, महाराष्ट्र वाली साइड पे भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो वहां पे भी इंटरव्यू क्लियर करके काम कर रहे हैं। बाकी मेरा काम है आपको रेडी करना, आपके साथ मॉक इंटरव्यू करना, आपको रेफरेंस देना, आपको रिटन पेपर देके भेजना, राइट आंसर क्या है वो सारी चीजें बता के भेजना, है ना। और इसके साथ साथ सारे रिकॉर्डेड सेशन, सारे PDF आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आपको रेडी करने में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में जल्दी से जाओ, अपनी इंटरव्यू क्लियर करो, अच्छी सैलरी भी पाओ, है ना। तो आज की वीडियो में बस यही था। बाकी कुछ भी सजेशन देनी है, कोई हॉस्पिटल का सजेशन देनी है तो आप मुझे जरूर बताना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं अभी दिल्ली से बाहर निकलूंगा तो मैं कोशिश करूंगा वो सारे जगह पे जाने की, यहाँ से ज्यादा स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं ना। तो आज की वीडियो में बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।